हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय वन क्लास 10 के पहला चैप्टर का विविध प्रश्नावली। चैप्टर हम बता चुके हैं पहले से। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। विविध प्रश्नावली में जो भी सवाल है बताने वाले हैं। शुरू करते हैं। चलिए विविध प्रश्नावली आते हैं। विविध प्रश्नावली में लिखा हुआ है सही उत्तर चुने, यानी कि कुछ ऑप्शन वाला सवाल है जिसमें विकल्प वाला सवाल है, ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं वैसा सवाल लिखा हुआ है। जिसमें पहला सवाल लिखा हुआ है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। जिनमें लिखा हुआ है 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी, 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा या बराबर बी, 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी और आर बड़ा है बी से। देखिए यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें एक नियम होता है कि ए बड़ा होता है बी से, या बी बड़ा होता है आर से, या आर बड़ा या बराबर होता है 0 के। और जब तीन को कंडीशन दे ना, देखिए आर 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी है, अगर तीनों को मिला देंगे ना तो 0 से बड़ा या बड़ा आर, आर से बड़ा हो जाएगा बी। और इसी को इस साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी हो जाएगा। इसका मतलब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कभी भी आएगा ध्यान रखिएगा ए बड़ा होता है बी से, बी बड़ा होता है आर से, आर 0 से बड़ा या बराबर होता है। इसी से सवाल बना है कि 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी, इसका मतलब 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी हो गया। इसको सीधा रूप में लिखे तो 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी हो गया, जो क्या मेरा फाइनल आंसर है। अब ये दो कंडीशन कभी एग्जाम में आ जाए और पूछे तो कैसे जवाब दीजिएगा, तो इसको याद रखेगा तो बेहतर रहेगा। नहीं तो एक और तरीका याद रखने का है, इसमें क्यू के बारे में कभी नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है ए के बारे में, बी के बारे में, आर के बारे में। इसको याद रखने की कहा जाता है कि ए बी सी डी से जेड तक जाते हैं तो पहले कौन आता था, पहले ए आता है। इसका मतलब ए बड़का होगा किससे, बी बाद में आता है तो बी छोटा होगा, उससे छोटा कौन होगा, आर होता है। यानी ए बी सी डी का आधार पर लेते हैं तो ज़्यादा सुविधा होता है। यानी ए बी में ए बड़का होता है, बी आर में आर बड़का होता है, ए आर में ए बड़का हो जाएगा। यानी कि हमें देखना है, जैसे ए बी पूछ दिया कौन बड़का होता है, ए पहले आता है ए बड़का, बी आर पूछ दिया कौन बड़का होता है, बी बड़का होता है, और ए आर में पूछ दिया था कौन बड़का होता है, ए होता है। और 0 में थोड़ा ध्यान रखना होगा, 0 से आर बड़ा या बराबर होता है। क्लियर है। चलिए इस तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सारा क्लियर कर लीजिएगा। 1 नंबर सवाल का ऑब्जेक्टिव ये बन गया, जो ऑप्शन नंबर सी हुआ, जो 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी हो गया। अब आते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के है। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल लगभग 3 गो है सवाल है। 2 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। पूरा सवाल हम लिख देते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ये हमें लिखा गया। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ सवाल में कि पाई दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है √7 दिया है, बी में क्या दिया है √7 दिया है, जबकि सी में दिया हुआ हमें √2/5 है, √2/5 है। और डी नंबर सवाल में जो दिया हुआ है 3√75/48, यानी कि 3 बाहर में है, √75 और बट्टा है √48 है। हमसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय है नहीं चुनना है, अपरिमेय जो नहीं है उसको चुनना है। अपरिमेय कौन नहीं है, तो अपरिमेय नहीं का मतलब है कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। अपरिमेय नहीं के मतलब अपरिमेय नहीं होना चाहिए। पाई एक अपरिमेय संख्या क्या होता है, पाई एक अपरिमेय होता है, तो ये तो अपरिमेय है। √7 भी अपरिमेय, क्योंकि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय, तो इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता था, ये वो अपरिमेय है। √2/5 है, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, ना √2 का निकलेगा ना √5 निकलेगा, तो ये भी कहा अपरिमेय। ये 3√75/48 है, ये भी देखने से लग रहा है अपरिमेय। लेकिन एक कंडीशन होता है कि अगर बट्टा में हो और कटने वाला हो तो काट सकते हैं। यहाँ कटने वाला है, 3 से कटेगा 16 मरतबा, 3 से कटेगा ये 25 मरतबा, तो ऊपर का मान जो हो 3√25 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √16। 25 का वर्गमूल निकलता है ना, 16 का भी निकलता है। इसका मतलब पूरे का मान हमें निकल सकता है, और निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या आएगा, परिमेय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। क्लियर है। चलिए आगे सवाल दिया है 2 नंबर सवाल था। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार
शांत होगा, यानी कि कह रहा है कि इसमें से कौन है जो शांत होगा। ए नंबर में लिखा हुआ है कि 17/105, बी नंबर में लिखा हुआ है कि 70/210 है, सी नंबर में लिखा हुआ है आपको 15/88 है, और डी नंबर में लिखा हुआ है आपको 3/160। 3 बटा कितना हो जाएगा 160। देखिए ए नंबर तोड़ेंगे ना तो ऊपर 17 रहेगा, 105 जब तोड़ते हैं तो ये आता है आपको लगभग 3 से पहले कट जाता है। किस जगह 3 से, 3 गुने 5 गुने 7 आता है। नियम क्या है कि अगर सिर्फ नीचे 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, ना तो अशांत हो जाएगा। तो 3 आ गया 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर 77 है, 210 को तोड़ने गया तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो गया। ये 7 से तो कट जाता है 11 नंबर, तो 7 खत्म हो गया, लेकिन 3 तो बचा रह गया, और 3 बचा रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत होगा, तो ये भी नहीं होगा। हमें तो शांत लाना है। 15/88 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 आता, एक्स्ट्रा को ना 11 आ गया, तो पूरा मेरा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये है 3/160। 160 को तोड़ते हैं ना तो लगभग ये आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आता है। ठीक है, तोड़ेंगे ऐसे, कैसे तोड़ेंगे 160 कैसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा आपको 80 मरतबा, 2 से कटेगा 40 मरतबा, 2 से कटेगा 20 मरतबा, 2 से कटेगा 10 मरतबा, 2 से 5, 1 2 3 4 5, तो 5 को 2 आएगा 5 हो गया। इसका मतलब यहाँ 2 और 5 मौजूद है तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, जो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, यानी इस प्रकार से सवाल जो भी रहे बना लीजिएगा। अब आते हैं 3 के बाद है रिक्त स्थान दिया, यानी कि ऑप्शन बना नहीं है, रिक्त स्थान सवाल है। हालांकि अब एग्जामिनेशन में रिक्त स्थान को हटा दिया गया है, उसमें भी ऑप्शन रहता है, रिक्त स्थान देने के बाद भी ऑप्शन रहता है। पहले जो एग्जाम होते थे उसमें रिक्त स्थान रहा करता था, जिसमें अपने हिसाब से लिखना पड़ता था। अब है ऑप्शन के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ रिक्त स्थान को भरे है, 4 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 2 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के प्लस 1 या डॉट रूप का होगा। यानी कि जो रूप होता है ना, इस रूप के बारे में कह रहा है कि 2 रूप होगा, एक 6 के प्लस 1 होगा, एक और रूप होगा। वो कौन सा रूप होगा यही हमें ज्ञात करना है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 2 को और 3 को छोड़ के हमें एक रूप दिया है 6 के प्लस 1, इसका मतलब 6 के प्लस कुछ ना कुछ होगा इसमें रूप में, क्योंकि हमें 2 रूप में हमेशा 6 के दिया है, तो 6 मेरा भाजक के रूप में, मतलब 6 से भाग देंगे। कुछ आभाज्य संख्या एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे मान लिया आभाज्य संख्या हम 7 लेंगे, तो 7 में अगर हम 6 से भाग देते हैं, 7 में 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 का 6 बजे 1 बजेगा, 6 गुने 1 प्लस 1 रहेगा, ये हो जाएगा 6 के प्लस 1। आभाज्य संख्या के रूप में हम 11 लेते तो क्या कर देंगे, 6 से 11 भाग देंगे ना, तो 6 का 6 बचेगा मेरा 5, यानी 6 गुने 1 प्लस 5 बचा, तो इसको हम कह सकते हैं कि 6 के प्लस 5 हुआ। यानी कि 6 के प्लस 1 तक दिया हुआ है जो आया मेरा, एक 6 के प्लस 5 है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 13 लेते हैं, तो 6 से हम अगर 13 भाग देते हैं, 6 दूनी 12 होता है, बचता 1, यानी 6 गुने 2 प्लस 1 आता है, तो इसको 6 के प्लस 1 लिख सकते हैं, जो मेरा पहले से दिया हुआ है। 17 लेते हैं, 17 में क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12 होता है, बचता है मेरा कितना 5, यानी कि 6 गुने 2 प्लस 5 हुआ, इसको भी हम 6 के प्लस 5 लिख सकते हैं। यानी कि देख रहे हैं मेरा 2 ही रूप आ रहा है, 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 5 आ रहा है। इसका मतलब हमें सवाल में 6 के प्लस 1 पहले से दिया हुआ था, होगा कौन, अब दूसरा कौन होगा, तो 6 के प्लस 5, यानी दूसरा रूप मेरा क्या है 6 के प्लस 5 है। तो यहाँ का रहा अवश्य ही 6 के प्लस 1 या हो जाएगा 6 के प्लस 5 रूप का होगा। क्लियर है, चलिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेके और भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल जब भी लीजिएगा तो हमेशा 2 ही रूप आएगा, या तो 6 के प्लस 1 आएगा या 6 के प्लस 5 आएगा, जो फाइनली आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। 4 के बाद आते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर सवाल में लिखा हुआ कि यदि भिन्न P बटा Q में, 5वां नंबर में है कि यदि भिन्न P बटा Q में Q जो है ना, Q के रूप जो है 2 के पावर 7 और 5 के पावर दिया हुआ है 5 के रूप का हो, 5 के पावर 5 के रूप का हो,
तो भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो भिन्न का दशमलव प्रसार और डॉट 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 होगा। हमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई भिन्न p बटा q के रूप में रहेगा, मतलब बट्टा में रहेगा, p बटा q के रूप में रहेगा, जहां कह रहा है q का गुणनखंड है ना 2 का पावर 7 रहेगा, 5 का पावर 5 रहेगा। 2 का पावर 7 का मतलब 2 7 को रहेगा, 5 रहेगा 5 को, लेकिन सिर्फ 2 ही 5 न रहेगा। हम देख किया लिया कि p बटा 2 का पावर m गुने 5 का पावर n आ गया। हम जानते हैं कि नीचे का अभाज्य गुणनखंड q का अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 आवे, यानी कि 2 का पावर m 5 का पावर n आवे, तो मेरा क्या होता है? शांत होता है। इसका मतलब ये दशमलव क्या हो जाएगा? ये शांत होगा। क्लियर है? चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। सेम इसी टाइप का सवाल है। छठा नंबर लिखा क्या हुआ है कि यदि भिन्न p बटा q में 6 का पावर n 5 का पावर m के रूप का हो। यदि, सवाल पर लिख देते हैं, यदि भिन्न p बटा q में q लिखा हुआ है 6 का पावर n और 5 पावर m के रूप में हो, और एक और कंडीशन दिया है कि p जो है ना, p का रूप हुआ 3 का पावर n के रूप का हो, के रूप का हो, तो भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो भिन्न का दशमलव प्रसार डॉट 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 होगा। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि संख्या रहेगा p बटा q में, लेकिन q का अभाज्य गुणनखंड 6 का पावर n गुने 5 का पावर m रहेगा, लेकिन p का गुणनखंड भी 3 का पावर n रहेगा। तो p का जो रहेगा वो 3 का पावर n और q का रहेगा वो 6 का पावर n गुने 5 का पावर m रहेगा। अब देखिए ऊपर में 3 का पावर n है, ये रहने देंगे। 6 का पावर n का मतलब क्या होता है कि 2 गुने 3 लिख देंगे, 6 का बदला आप पावर n रहेगा गुने 5 का पावर m तो पहले से है। 3 के पावर n तो ठीक है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर n है ना, दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी 2 के पावर n कर देंगे और 3 के पावर भी n कर देंगे, 5 पावर m रहेगा। 3 के पावर n ऊपर है नीचे है, कट जाएगा एक मर्तबा, तो क्या हो गया 1 बट्टा और 2 के पावर n गुने 5 पावर m। और नीचे मेरा 2 के पावर n गुने 5 पावर m आ गया है, तो शांत होगा कि अशांत होगा? तो हम जानते हैं कि नीचे में 2 और 5 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये शांत होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा? शांत होगा। ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। ये हो गया छठा नंबर। अब 7वां नंबर में आते हैं। सातवां नंबर सवाल में लिखा हुआ कि रूट 20 एक डॉट डॉट है, रूट अंदर 20 है एक डॉट डॉट संख्या है। अब बताइए रूट 20 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। और रूट 20 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय अपरिमेय पूछ रहा है कि रूट 20 परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्यों होगा? क्योंकि रूट 20 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है वही सवाल कि पाई एक डॉट डॉट संख्या है। ध्यान रखिएगा पाई के बारे में, ध्यान रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए। पाई का मान जो होता है 3.14 डॉलर, बहुत सारा मान होता है, इन्फिनिटी जाता है, और जिसको लगभग लिया गया 22/7 के बराबर। पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। पाई का जो रियल मान है वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 को लगभग मान लिया गया, और लगभग मान लिया तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा पाई अपरिमेय, पाई का मान अपरिमेय, लेकिन पाई का मान 22/7 वो परिमेय है। क्यों है? क्योंकि ये बट्टा में आ गया, मतलब p बटा q के रूप में आ गया। परिमेय का परिभाषा है कि अगर किसी संख्या को p बटा q के रूप में अगर लिख दे, ये इसका रियल मान नहीं है लेकिन p बटा q के रूप में लिखा गया, अब p बटा q के रूप में लिखा गया तो क्या हो जाता है? ये परिमेय हो जाता है। तब पाई एक अपरिमेय संख्या है, अब पाई का मान 22/7 का हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रहेगा। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। लिखा हुआ है 8वां नंबर में, नहीं वो 7 का ही दूसरा था। 7 में 2 सवाल था। 7 का पहला था रूट 20 एक अपरिमेय है, और 7 का दूसरा जो है लिखा हुआ है पाई एक अपरिमेय है। अब आते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर लिखा हुआ है कि संख्या 2.0120 12.1 संख्या है।
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट है 012 और 012, एक ऐसी संख्या ना रिपीट हो रहा है 0.12, यहाँ पर डॉट डॉट भी दिया हुआ था कि डॉट डॉट, इसका मतलब रिपीटेशन वाला संख्या को रेखनी चढ़ाते हैं तो 2.012 पर रेखनी हो गया। आज जब भी रेखनी होता है ना वो होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये जो सवाल है क्या हो जाएगा? ये परिमेय। रेखनी वाला सवाल परिमेय, और रेखनी कौन होता है? जो रिपीट होता है। रिपीट वाला क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। हो जाएगा सवाल। चलिए 8 तक हो गया। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां से सवाल जो है वो सवाल थोड़ा सा भाषा वाला सवाल। लिखा हुआ क्या है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी, वह मिठाइयों के ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है? सवाल हमें लिखा हुआ है कि 420 काजू बर्फी है, यानी कि 9 नंबर सवाल है। हल लिखेंगे। इसमें 2 प्रकार की मिठाई, एक काजू बर्फी है उसकी संख्या दिया हुआ है 420 एवं बादाम बर्फी उसका दिया हुआ है 130। कह रहा है कि कॉमन पॉइंट कौन होगा जो दोनों के लिए कॉमन हो, और वही हमें मान निकालना। कॉमन पॉइंट जब भी निकालना होता तो HCF निकालते हैं। इतना बड़ा सवाल को इतना नहीं पढ़ने जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें कहेगा क्या कर रहा है कि मिठाई का समान संख्या होता न्यूनतम जगह ले सके। न्यूनतम जगह ले सके कि मतलब होता है कि न्यूनतम मान कर निकाल, न्यूनतम जगह ले सके मतलब अधिकतम कितना मान रखा जाता है वो लेना है। और इसके लिए क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। यानी कि 420 है कौन है? काजू बर्फी। तो लिखेंगे काजू बर्फी, काजू बर्फी की संख्या, काजू बर्फी की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 420 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ बादाम बर्फी, तो बादाम बर्फी की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, काजू बर्फी की संख्या है 120 है, बादाम बर्फी की संख्या है 130 है। अब हमें क्या करना है कि दोनों के लिए हमें कहा गया है कि कितनी संख्या रखी जा सकती है। तो मिठाई की कितनी संख्या प्रत्येक ढेर में लिखेंगे। यहाँ पर जो सवाल है उसी के हिसाब से प्रत्येक ढेर में रखे मिठाई की संख्या, मिठाई की संख्या। जैसे सवाल आएगा तो क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF ऑफ किसका? 420 कॉमा 130। HCF निकाले यानी मौसा निकालेंगे। मौसा निकालने कई 2 तरीका पढ़े हैं, एक यूक्लिड विभाजन और एक पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर ये नियम नहीं बताया गया कि हाँ यूक्लिड विभाजन निकालिए या अभाज्य गुणनखंड से निकालिए, आप कोई विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं। 420 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 420 का मौसा गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा 210, 2 से हो जाएगा 105, 3 से हो जाएगा ये 35, अब 5 से हो जाएगा 7, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो गया। अब 130 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 130 को तोड़ने गया तो 2 से कटेगा ये कितना मर्तबा? लगभग कटेगा 65 मर्तबा। 5 से कटेगा ये लगभग 13 मर्तबा, यानी कि आ गया 2 गुने 5 गुने 13 आ गया ना आया। अब हमें HCF के लिए क्या नियम होता है कि HCF के लिए वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन 2 है और एक 5 कॉमन है, यानी हो जाएगा 2 गुने 5 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि इसी को HCF का मान हो गया 10 और HCF ही निकालना है। यानी प्रत्येक ढेर में रखे मिठाई की संख्या HCF होता है और HCF का मान 10 हो गया। लिख देंगे अतः प्रत्येक ढेर में रखे मिठाई की संख्या, मिठाई की संख्या बराबर हो जाएगा 10 है, या 10 सिर्फ लिख के कर देंगे आंसर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या लिखे? हल लिखे। काजू बर्फी की संख्या 420, बादाम बर्फी की संख्या 130, प्रत्येक ढेर में रखे मिठाई की संख्या बराबर HCF। दोनों का HCF लिख दिए, कोष्ठ में लिख दिए कि 420 130 है। अब वहाँ लिख दिए HCF निकालने के लिए हम क्या क्या अभाज्य गुणनखंड विधि अपना है। इसका गुणनखंड तोड़े, कॉमन दोनों में 2 है तो 2 लिए, कॉमन 5 है, 5 2 5 हो गया 10, यानी कि HCF का मान 10 आया, इसलिए आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी दोनों में प्रत्येक में ढेर में रखे मिठाई की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 10वां सवाल। दसवां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ते सवाल को। एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य, एक सेना है जो सेवा दल है जिसमें 616 सदस्य है, एक प्रदर्शन में
32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करता है? स्तंभों की अधिकतम संख्या का मतलब वह अधिक से अधिक संख्या कितना होंगे जिसमें दोनों कॉमन हो। जब भी कॉमन की बात आता है ना तो मौसा निकालते, क्या निकालते हैं? मौसा। जब भी कॉमन के बारे में आए तो मौसा ही निकालते हैं। इसमें वही कहा गया कि दो प्रकार से ना, एक में 616 सदस्य है, एक में 32 सदस्य है। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे, तब बताइए वो कॉमन संख्या क्या होंगे जिसमें दोनों की संख्या आपस में बराबर होंगे, यानी कॉमन होंगे। और वही मान हमें निकालना है। क्या करेंगे? माने दो तरह के हैं, एक है आपको सेवा दल के है, एक प्रदर्शन में शामिल सदस्य है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सेवा दल में लिखा हुआ है सेना की संख्या। सेवा दल में सेना की संख्या, इसको कभी कभी लिखा जाता है पहले प्रकार की सेना की संख्या लिख जाते हैं, या सेवा दल में सेना की संख्या हो जाएगा 616। और कह रहा है प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन में शामिल सेना की संख्या, सेना की संख्या हो जाएगा 32। अगर ये भाषा नहीं लिखा है तो इसे लिख देगा पहले प्रकार की सेना 16, दूसरे प्रकार की संख्या हो जाएगा, सेना की संख्या हो जाएगा 32। इतना लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि दोनों प्रत्येक, यानी कह रहा है सवाल में कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या, भाषा लिखेंगे मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मार्च करने वाले स्तंभों का अधिकतम संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा HCF किसका? 616,32 का। अब दोनों का मौसा निकालेंगे 616 का। अब दोनों में से बोले हैं यूक्लिड विभाजन या आप अभाज्य गुणनखंड, किसी नियम का भी उपयोग कर सकते हैं। हम यूक्लिड विभाजन का उपयोग करेंगे, वह यूक्लिड विभाजन नहीं, क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड का। 616 लिखे, उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। 616 में क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 0 2 8 हो जाएगा 16। 2 से कटेगा आपको 154 मरतबा, 2 से कटेगा ये लगभग 7 77 मरतबा, फिर 7 से कटेगा 11 मरतबा, यानी हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11। जबकि बचा हुआ 32 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 32 में 2 से कटेगा 16 मरतबा, 2 से कटेगा 8 मरतबा, 2 से कटेगा 4 मरतबा, 2 से कटेगा 2 मरतबा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कॉमन कौन है? ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है। मतलब कि HCF का मान कितना हो जाएगा मेरा? 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। HCF का मान 8 आया, मतलब क्या है कि मार्च करने वाले स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी को लिख देंगे, अतः मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर है। 10 तक ही रहने देते हैं, पूरे 18 सवाल है। और 11 से 18 तक के सवाल जो हो जाएगा पार्ट 2 में आएगा। जब बन जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।